अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है बायोएनर्जेटिक्स। उसका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन में दो टाइप्स की हो रही थी रिस्पायरेशन, ठीक। एक थी एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। एनारोबिक को हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो होती है ना, वो होती है फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। फूड को जो एनारोबिक थी वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती थी, लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है उसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसमें से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मेथड होता है ना रिस्पायरेशन का, ये ज़्यादातर मेजोरिटी में होता है ऑर्गेनिजम्स के, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ज़्यादातर ये एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। उसमें क्या है कि ज़रूरत होती है ऑक्सीजन को, मतलब फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज़ करवाते हैं और जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना एनर्जी का, उसको रिलीज़ करते हैं। अब जो मैक्सिमम अमाउंट होगा एनर्जी का वो कितना होगा, वो होगा 2827 27 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज। या फिर हम बोल सकते हैं कि 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के या फिर ग्लूकोज के, ठीक है। एनर्जी के 36 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है ना एरोबिक रिस्पायरेशन का, वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मीन्स क्या होगा, इन प्रोडक्ट होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे कि हमने देखा था जो एनर्बिक था उसका जो इन प्रोडक्ट था वो एक अल्कोहल बन रहा था और एक एसिड बन रहा था, ठीक। तो ये क्या है, ये ज़्यादातर ये दोनों जो इसके इन प्रोडक्ट है ना, ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक। लेकिन एरोबिक इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि एरोबिक जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि जिसके इन प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, जो कि हमारे लिए इतने जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस में एनर्जी एनर्जी के 36 मॉलिक्यूल्स आपस में ये बनते हैं, ठीक। ये इसका इक्वेशन दी गई है कि C6H12O6 ग्लूकोज मीन्स आपस रिएक्ट करेगा और 6O2 से, मीन्स 6 मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन के उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर क्या बनाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स बनाएगा CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स H2O मीन्स वाटर के बनाएगा और 36 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के, एनर्जी के। अब हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। मीन्स ये एरोबिक रिस्पायरेशन होती कैसे। ये एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होती है ये 3 स्टेप्स के अंदर, 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, उसके अंदर होती है, ठीक। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, कि शुगर की ब्रेक डाउन होगी, मीन्स हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक। ये जो होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है उसका जो साइटोसोल होता है ना, वहाँ पर होता है, मीन्स जो लिक्विड पोर्शन होता है वहाँ पर जो जेल लाइक पोर्शन होता है ना साइटोप्लाज्म का, ये वहाँ पर होता है, साइटोसोल के अंदर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होगा ग्लूकोज 6 कार्बन का जो होगा, मीन्स ग्लूकोज जो होता है वो इस तरह से 6 कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं। ये टूटेगा, ये कहाँ से टूटेगा, ये बीच से टूटेगा, मीन्स जहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपस में 3 अटैच होकर ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, मीन्स 3-3 के 3-3 में ये दो आपस में 3-3 करके 2 की फॉर्म में ऐसे टूट जाएंगे आपस में, ठीक। तो ये इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम फिर बाद में ये पोर्शन है इसको हम फिर बाद में बोलेंगे पायरुविक एसिड, ठीक। जो कि 3 कार्बन आपस में उसके पास 3 कार्बन एसिड उसके पास मौजूद है, जैसे कि एक ये रहा, 2 3 3 है ये आपस में मॉलिक्यूल्स, और जबकि इसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 3 कार्बन इसके पास मौजूद हैं, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इट टेक प्लेस इन बोथ। अब ये जो वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जैसे कि ग्लूकोज जो बीच में टूट रहा है, ये एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर भी होता है। ये जो स्प्लिटिंग है ग्लूकोज की जो स्प्लिटिंग होती है, ये रिलीज करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करती है। और क्या करती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनाने के लिए काफ़ी है। मतलब यहाँ पर मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एटीपी के। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज के टूटने से, तो वहाँ पर क्या है, 2 अमाउंट ऑफ मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हमारे एटीपी के बन जाएंगे। अब ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस रिएक्शन अकर इन साइटोसोल, कि एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस रिएक्शन का, तो रिएक्शन का एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है प्रॉपर, और ये होता कहाँ पर है, ये साइटोसोल के अंदर होता है। अब जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड स्टेप है क्रैब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम ये पूरी जो प्रोसेस होता है पूरा साइकिल की फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये सेकंड स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ना, वो पायरुविक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस
वो कब प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर होता है, ठीक है। जब पैराविक एसिड जो होता है ना, वो फिर बाद में इंटर कर जाता है हमारा एक अदद सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वहाँ पर रिएक्ट करता है, मतलब वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन, और वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है जो कि नहीं लिखी हुई, कि वो क्या है कि जो पैराविक एसिड था, मीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बना, वो क्या है कि वो एक अदद अपने आप को कन्वर्ट करता है एसिटाइल CoA में, ठीक है। एसिटाइल CoA के अंदर, इसके अंदर ये कन्वर्ट करता है, और ये जो फिर होगा ना, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। फिर वहाँ पर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये पैरुविक एसिड को कम्प्लीटली तोड़ देता है। कम्प्लीटली तोड़ता है मीन्स क्या कि हमने पढ़ा था जो एनएरोबिक होता है उसके अंदर कम्प्लीटली ग्लूकोज नहीं टूटता। वहाँ पर क्या है कि जब वो कम्प्लीटली नहीं टूटता तो हमें थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और जो एरोबिक होता है वहाँ पर कम्प्लीटली टूट जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये ऑक्सीजन होगा ये पैरुविक एसिड को कम्प्लीटली तोड़ देगा, या फिर हम एसिटाइल CO बोलें, जिसको ये कम्प्लीटली तोड़ देगा और तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन के अंदर और वाटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये जो प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है ये एक साइक्लिक होता है, साइक्लिक मैनर होता है। और इसी क्या है, क्रैब्स साइकिल के अंदर, ये क्रैब्स साइकिल के दौरान क्या है, ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसके सम कोएंजाइम्स भी बनते हैं जैसे कि NAD FAD, ठीक। उसके अंदर क्या है, और ये जो कि रिड्यूस करते हैं, मतलब जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं NADH2 में और FADH2 के अंदर, ठीक है, रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये होता है ना, ये मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, मीन्स ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक। मीन्स ये यहाँ पर ऐसे, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये जो है ना ये इसका मैट्रिक्स है। ये यहाँ पर ये वाला प्रोसेस होता है, क्रैब्स साइकिल चलता है, मीन्स ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ना ये वहाँ पर होता है। अब क्या है कि लास्ट स्टेप आता है, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है एरोबिक रिस्पायरेशन का। इसके अंदर क्या है, जो NADH2 बना था ना, जिसका फुल फॉर्म है निकोटिन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और जो FADH2 बना था जिसका फुल फॉर्म है फ्लाविन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ATP प्लस वाटर, ATP और वाटर। अब ये जो NADH2 है या FADH2 है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये हैं एज अ स्टोर, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। पहले जब एनर्जी आती है जब, तो फिर ये स्टोर कर लेते हैं। फिर जब एनर्जी को यूज़ करना होता है ना, तो फिर ये क्या है, ये जो स्टोर करके रखते हैं ना, ये फिर वापस में उसको वापस में रीयूज़ कर देते हैं, और फिर वहाँ से क्या है, हम उस एनर्जी को इनसे लेकर उससे यूज़ करते हैं, ठीक। फिर वह क्या है, यूज़ करेंगे तो फिर उसके बाद हमें क्या है, इन्हीं से एनर्जी लेकर हम ATP और वाटर बना लेते हैं। ये जो होता है ये होता है क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स टाइप था, ठीक। अभी यहाँ से जो यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, इसके दौरान ये यहाँ पर जो क्रिस्टा है ना, यहाँ पर ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर ये होती है। अब यहीं से इसके नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, मीन्स कुछ इस तरह से, एक जगह से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरह से, ठीक। तो ये ऐसे होता है। ये इमेज दी गई है पूरे साइकिल की। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, 2 पैराविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जिसके पास 3 कार्बन्स मौजूद होंगे। जब ये टूटेगा तो क्या है, वहाँ पर 2 ATP की फॉर्मेशन होगी, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP के। उसके बाद जो पैराविक एसिड होगा, अगर वो एरोबिक रिस्पायरेशन कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होकर वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा। वहाँ पर वो उसकी जो क्रैब्स साइकिल है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो होगी, ठीक है। वहाँ पर वो क्या करेगा कि ATP वगैरह बनाएगा, ATP के कुछ कोएंजाइम्स वगैरह बनाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो पूरी साइकिल चलेगी मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद क्या है, जब वो साइकिल चल जाती है, 2 मॉलिक्यूल्स ATP के वहाँ बनते हैं, या फिर हाँ, मॉलिक्यूल्स वहाँ पर ATP के मॉलिक्यूल्स वहाँ भी बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। फिर वो जो उसके कोएंजाइम्स होंगे वो चले जाएंगे, ये सारा बाद में थर्ड स्टेप में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पर क्या है कि कोएंजाइम रिड्यूस होकर NADH2 और FADH2 रिड्यूस होकर उनकी हम एनर्जी को यूज़ करते हैं। वहाँ पर वाटर कार्बन और वाटर बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे, प्लस में ATP वगैरह बनाएंगे, जहाँ पर टोटल जो इसके ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं पूरे साइकिल में, ये पूरे प्रोसेस में वो बनते हैं 36।
ये होगा अगर एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा। अगर पायरुविक एसिड के टूटने के बाद अगर आपको मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन करना है तो क्या है, वो दो मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड के होंगे वो चले जाएंगे, दो प्रोसेस करेंगे जो कि हमने पढ़े थे। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एसिडिक फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दो प्रोसेस करेंगे जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के हैं। ठीक, तो पूरे अगर एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है तो पूरे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो तकरीबन 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि हमें ज़्यादा मतलब एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन। उसके बाद क्या है कि यूजेज है रिस्पायरेशन एनर्जी के, मीन्स जो रिस्पायरेशन एनर्जी बन रही है उसके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कैसे कैसे और क्या क्या यूजेज है। ठीक, नंबर 1 पे आता है सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएं या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाएं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएं, उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। और सेकंड आ रहा है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन होती है क्या है कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे आपस में क्या है कि इनको मिलकर एक बड़ा सा सेल डिवीजन करनी होगी या बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बनाना होगा। वहाँ पर भी क्या है, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एज वेल एज इसके साथ साथ हमें मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है उसके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ विथआउट सेल डिवीजन, मीन्स जो ग्रोथ होती है विथआउट सेल डिवीजन। ठीक है कि जो ग्रोथ के लिए जो इनलार्जमेंट ग्रोथ होती है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जो ग्रोथ ऑफ मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बनते हैं तो उनके लिए भी ज़ाहिर है फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हमारी ग्रोथ हो, सेल डिवीजन हो। ठीक है, बाद में आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट होती है आइंस की, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद आता है मसल्स कंट्रैक्शन। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन है, मूवमेंट हो रही है मसल्स की, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जो कि प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी से। ठीक है, या केमिकल एनर्जी जिसको हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक, फिर होती है पासेज ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो हैं जो कि मैसेज लेकर आते हैं, न्यूरॉन्स जो कि मैसेज लेकर आते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव करते हैं, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, या मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो पैगाम वगैरह लेकर आते हैं, या फिर ब्रेन से हमारे जो भी पैगाम पैगाम वगैरह लेकर आते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी होता है। ये क्या है कि इसके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, इनके मैसेज को पहुंचाने के लिए, तो यहाँ इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। बाद में है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके कांस्टेंट लेवल पर उसको उसको मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हम ये सारी एनर्जी हम यूज़ करते हैं। एनर्जी ऑफ रिस्पिरेशन, जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है वो सारी एनर्जी हम यहाँ पर इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है छोटा सा कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के बीच में, कि फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, कंपैरिजन है, तो हम वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और जो रिस्पिरेशन है वो क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एनर्जी ऑफ एटीपी, मतलब एनर्जी किसकी करेंसी के अंदर, एटीपी के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ये जो होता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, इट अकर्स ओनली इन क्लोरोफिल, मतलब ये सिर्फ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होता है। और जबकि जो रिस्पिरेशन है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स, इसको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स तक सब के सब करते हैं इसको। और उसके बाद है इट रिक्वायर्स लाइट सोर्स, इसको क्या है कि लाइट चाहिए, इसको होने के लिए लाइट चाहिए। ठीक है, और ये लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है, और इसको क्या है कि लाइट नहीं चाहिए, ये विदाउट लाइट भी होता है, ये विदाउट लाइट हो जाता है। और ये क्या है, इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और इट अकर इन माइक्रोकॉन्ट्रिया, जो रिस्पिरेशन है वो माइक्रोकॉन्ट्रिया के अंदर होता है। और जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और जो रिस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सिंपल ही है, जो इसका रिएक्टेंट है वो इसका प्रोडक्ट है, और जो इसका प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। ठीक, दूसरा क्या है, लास्ट है कि प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज, इसका प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इन द केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन के केस में। ठीक, तो ये था इसका डिफरेंस। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।